टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तुर्क कबाइल जिनका नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से जा मिलता है, कदीम अक़वाम के फ़हरिस्त में शामिल है। निफ़ाद इस्लाम से कबल के एतवार में तुर्कों ने वस्ती एशिया से निकल कर दुनिया के अक्सर हिस्सों में अजीम रियासतें तश्कील दी। जब तुर्कों में ईमान का नूर दाखिल हुआ तो उनकी रूहानी व ईमानी ताकत में भी इजाफा हो गया, जिसके बाद बहुत कम अरसे में इन्होंने खुद को शोहरत व अज़मत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। इस कौम में सैकड़ों उलमा, शोरा, सलातीन व फातिहीन पैदा हुए। तुर्कों की इन अजीम शख्सियात में एक नाम सलमान शाह का आता है। ये काई कबीले के सरदार थे जो 2000 नौजवानों पर मुश्तमिल था। ये तुर्क कबाइल में सबसे बड़ा कबीला तस्वर किया जाता था। सलमान शाह 1178 में पैदा हुए। ये कतलमश के बेटे और अर्तुल गाजी के बाप थे। उस जमाने में तुर्की रवायत के मुताबिक इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुल और दीगर उस्मानी सलातीन को मुजाहिदाना सरगर्मियों के बिना पर उनके नाम के साथ अमूमन गाजी का लक़ब लगाया जाता था। सलमान शाह 13वीं सदी ईस्वी में हिजरत करके ईरान आए और वहाँ से अपने कबीले के साथ अनातोलिया की जानिब रवाना हुए, जहाँ उस वक्त सल्जुकी सल्तनत कायम थी। सलमान शाह मंगोलों के दुश्मन मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि उनके ख्याल में यहाँ पनाह लेना उनके लिए सूदमंद था। सलमान शाह मशरकी अनातोलिया के शहर अखलास पहुँचे। वो खुद और उनके कबीले वाले अपने आला औसाफ की वजह से मशहूर थे। इखलास के हुक्मरान से भी ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जब मंगोलों की तरफ से खतरा हुआ तो 1221 में कबीले वालों के साथ इखलास भी छोड़ना पड़ा। मोरिक सिटीन फोर्ड जैशा अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में लिखता है कि उस्मानियों के जद अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरबराह थे। एक रवायत के मुताबिक मंगोलों के हमले में पेश नज़र दीगर बहुत सारे तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। जैशा के मुताबिक सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़ुरात में डूब गया और उसके बाद उसके दो बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुल ने अपना सफर मगरिब की जानिब जारी रखा और 400 खीमों पर मुश्तमिल अपने काफिले के हमरा अनातोलिया पहुंचकर अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। और बहुत ही कम अरसे में हजारों की तादाद में गाजियान इस्लाम का लश्कर जमा करके तातारियों और बाज़ंतीनियों के खिलाफ काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। अगरचा अर्तुल गाजी का नाम इस्लामी सलातीन व खुलफा में नहीं आता, लेकिन अर्तुल को ये आज़ाद हासिल है कि उसकी औलाद से 37 उस्मानी सलातीन पैदा हुए, जो 1299 से 1922 तक यानी 623 साल तक 3 बर्रे आज़मों और 7 समुद्रों पर हाकिम रहे। अमीर अर्तुल गाजी तुर्क और गौस के शाख काई कबीले के सरदार सलमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। अर्तुल की विलादत 1191 में हुई। अर्तुल गाजी एक बहादुर, निडर, ज़हीन, ईमानदार और बारब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जुकी सल्तनत के वफादार रहे। अर्तुल तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज उर और तुगरुल से मिलकर बना है। उर की माना इंसान और सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल की माना उकाब परिंदे के हैं, जो मजबूत शिकारी परिंदे की शोहरत रखता है। यूं अर्तुल की माना उकाबी शख्स, उकाबी सिपाही या हीरो वगैरह के बनते हैं। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुल अपने बाप सलमान शाह की वफात के बाद अपने रफ़का को लेकर हलब के अमीर के पास गए और उनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चनाचा उन्होंने सोगोत की ज़मीन अर्तुल के हवाले कर दी, जो उस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़ थी। अर्तुल को उस इलाके का बाकायदा तौर पर सरदार मुकर्रर कर दिया गया। बाद उस सरजमीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। अर्तुल गाजी उम्र भर सल्जुकी सल्तनत के वफादार रहे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जिंदगी के आखिरी आयाम में सल्जुकी सल्तनत आखिरी सांस ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरी अनातोलिया पर कब्जा कर लिया था, जो उसके लिए तशवीश का बायस था। अर्तुल की आरज़ू थी कि वो एक अजीम शान इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में लाए, लेकिन हालात और ज़िंदगी ने वफा न की। चनाचा उनके छोटे बेटे उस्मान गाजी अव्वल ने उनका ये ख्वाब पूरा किया और एक अजीम शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। मशहूर मोरिक लेस्लपी पेरिस ने अपनी किताब सेवरेंटी इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदाबाली के सीने से चांद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। उसके साथ ही उसके पेट से एक बहुत ही बड़ा दरख्त निकलता है, जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। उस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं, जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत शराब करते हैं। उस्मान ने जब शेख अदाबाली से इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि उनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद उसकी बेटी है, और जो उस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। उस ख्वाब के बारे में फ्रैंकल लिखते हैं कि इस ख्वाब के वाक़े के हक़ में सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर की ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान गाजी के दौर में अदाबाली नामी बुजुर्ग मौजूद थे, और उसकी बात की शहादत भी किताबों में मौजूद है कि उनकी बेटी उस्मान गाजी की 2 बीवियों में से एक थी।
ارطغرل غازی کو خدا نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازا ہوا تھا بلکہ ان کی عقابی نگاہیں انسانوں کو پرکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے مالا مال تھی۔ ایسے میں ان کی دور رس نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ ارطغرل کی آخری نصیحت اپنے اس بیٹے کے نام پر تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھی جائے گی، جو یوں ہے کہ میرے بیٹے عثمان جو اپنی ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنی مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کہاں جانا ہے۔ کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جھاڑی کے بے رحم موسموں میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو کہ 7 صدیوں تک دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھال رکھتی ہے۔ ارطغرل جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی نبر آزما رہتا ہے، وہ اگوست ترک قبائل کو یوں ایک لڑی سے سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، جبکہ 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے پیشگوئیوں کی تصدیق کر دی۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب دارالسلطنت قسطنطنیہ استنبول تھا۔ مصر، اردن، شام، عراق اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ سلطنت عثمانیہ کو آخری دھچکا نومبر 1922 کو لگا جب گرینڈ نیشنل اسمبلی نے سلطان کے دفتر کو ختم کر دیا، جس سے سلطنت کے حکمران عثمانی خاندان کی تقریباً 6 سالہ تاریخ اپنے اختتام پر پہنچی۔ اس سلطنت کی بنیاد سن 1299 کو رکھی گئی تھی، ایک ایسی سپر پاور کا زوال جس نے تاریخ کے کئی ادوار میں طاقتور ترین حریفوں کا مقابلہ کیا، ترکی کے لیے ایک المیہ تھا۔ عثمانی ریاست 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جو اس وقت بلغاریہ، مصر، یونان، ہنگری، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطینی علاقے، مقدونیہ، رومانیہ، شام، سعودی عرب کے کچھ حصے اور شمالی افریقہ کے ساحلی حصوں پر حکومت کر رہی تھی۔ بہت سے دوسرے ممالک جیسے البانیہ، قبرص، عراق، سربیہ، قطر اور یمن بھی جزوی یا مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا حصہ تھے۔ بہت سی قومیں سامراجی میراث کا ذکر ہی چھوڑنا پسند نہیں کرتے، مگر ترکی جیسے ممالک اسے بہت ہی سنہرے دور کے طور پر ان پرانی یادوں کا تازہ کرتے ہیں۔ عثمانی خاندان کا آغاز ایک ایسے موقع کے ساتھ ہوا جسے عثمان اول نے ضائع نہیں کیا۔ اپنی سلطنت اور ہمسایہ بازنطینیوں کی کمزوری کا ادراک حاصل کرنے کے بعد عثمان نے سن 1299 میں اناطولیہ میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ علاقہ اب تک ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ترک ریاست کے بانی اور پہلے سلطان بن گئے۔ یہ وہ ریاست تھی جو کچھ ہی عرصے میں وسیع ہو کر 5 ملین کلومیٹر سے زیادہ رقبے تک پھیل گئی۔ عثمان کی اولادیں اوٹومن یا اوتومن کہلاتی تھی، جہاں سے وہ عثمانی بھی کہلائے جانے لگے۔ انہوں نے 6 صدیوں تک ایک طاقتور ملک پر حکومت کی۔ یہ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ایک عظیم سلطنت کی تاریخ۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔